गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अब शुरू करते हैं जो हमारा पीआरटी का सेट नंबर 23 है, ठीक है। इसके डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, इससे संबंधित पॉइंट पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही सेट में क्वेश्चन डालिए प्लीज। तो क्वेश्चन आता कहाँ से, वहीं से आता ही है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात यह कि करंट अफेयर्स का डिस्कशन, करंट अफेयर के डिस्कशन को कैसे किया जाएगा भाई। करंट अफेयर का जो डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन करने से करंट अफेयर कंप्लीटली नहीं होगा। डिस्कशन, सुनिए मेरी बात आकाश जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। ये जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, ये प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से जानकारी है, ये कोई क्लास नहीं होती है, ठीक है, उसकी केवल प्रैक्टिस हो रही है। तो इसमें जो है करंट अफेयर्स का अलग से कुछ भी मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर में जो क्वेश्चन है उसी का केवल जो है रिपीटेशन यहाँ पे होगा कि आपने कितना याद किया है, बस वो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए करंट अफेयर के बहुत अधिक क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है। जो हमारे लिए मुश्किल होता है, जहां सबसे अधिक हमें कलेक्शन की जरूरत पड़ती है, हिस्ट्री में अलग से क्वेश्चन बहुत होते हैं, ज्योग्राफी में होते हैं, साइंस में होते हैं, इन्वायरमेंट का पीआरटी का होता है, उस पर हमारा मेन फोकस होता है, ठीक है। करंट के लिए आपके पास मैगजीन की भी व्यवस्था है, वहां से पूरा पढ़िए, कई सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। करंट का डिस्कशन इसी को कहते हैं, ऐसा नहीं कि करंट का डिस्कशन होता नहीं है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन, इसमें एनसीईआरटी और एसआरटी दोनों इंक्लूड है, ठीक है। आपने सजेशन दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं एक बार कहता हूं कि एनसीईआरटी और एसआरटी बुक को थोड़ा सा आप पढ़ें ध्यान से और उसी के क्वेश्चन को देखें कि किस प्रकार का पॉइंट आता है। ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति एनसीईआरटी में नहीं है या एससीईआरटी में नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसको भी ध्यान में रखते हुए और एनसीईआरटी एससीईआरटी के मटेरियल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक। और किस बुक से क्वेश्चन है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात से होता है कि वो मैटर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक। तो इसलिए हमेशा इस बात को समझते रहना, ध्यान से रखना। 1857 की जो क्रांति हुई थी ये एक्चुअली में मेरठ से शुरू हुई थी, और इससे शुरुआत अगर देखा जाए प्रारंभिक स्तर पर तो ये तो 29 मार्च की ही कहानी है। 29 मार्च 1857 की कहानी है, ठीक है। 29 मार्च 1857 की पहली बात ये। और यहाँ पे मंगल पांडे का नाम आता है, मंगल पांडे का, जिनके द्वारा ये शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था, बैरकपुर में किया गया था, बैरकपुर में किया गया था, ठीक है। बैरकपुर कहाँ है, ये बंगाल में है, बंगाल में है। ये 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, ठीक है, रेजिमेंट के सैनिक थे। और उन्हीं के द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया, लेकिन एक बार शुरू होकर बीच में ये बंद भी हो गया। विरोध इन्होंने जरूर किया था लेकिन बंद हो गया। विरोध का कारण क्या था, जो विरोध था, और इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, तो विरोध का जो कारण था वो था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड जो राइफल है, जो राइफल जो है ये जो लाया गया था, इसमें सुअर और गाय की चर्बी की जो अफवाह फैली थी, या बाद में पता चला कि सही था, तो इसके विरोध में जो है ये चलाया गया था मंगल पांडे के द्वारा। लेकिन शुरुआत मेरठ से हुई, और मेरठ की शुरुआत हुई 10 मई से। 10 मई 1857 वहां पे विद्रोह हुआ मेरठ के सैनिकों के द्वारा। और विधिवत रूप से अगर देखें तो 11 मई से जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1957। कहां, दिल्ली से, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। और दिल्ली में दो व्यक्ति इसके नेतृत्व करता थे, एक तो बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह भी था, बहादुर शाह जफर। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो इसके सेनापति बख्त खां, बख्त खां थे। इनके द्वारा शुरू किया गया और फिर धीरे धीरे करके भारत के कई क्षेत्रों में फैला। जैसे कानपुर की अगर हम बात करें, कानपुर में तो यहाँ नाना साहब ने नेतृत्व किया, इसका नाना साहब ने नेतृत्व किया। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। झांसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई ने किया।
एक तो पॉइंट ये है लक्ष्मीबाई ने, ठीक। जगदीशपुर की बात करें, जगदीशपुर बिहार, तो कुंवर सिंह ने इन्होंने किया था। फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद, तो यहां अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इतने सारे नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से थे जिन्होंने इस 1857 की क्रांति में भाग लिया। नाना साहब और हजरत महल जो थे ये क्रांति के बाद नेपाल चले गए थे, देश को छोड़ के अपनी जान बचाया और नेपाल चले गए। अधिकांश जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे, वो जो है या तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया या वो शहीद हो गए। लेकिन नाना साहब और बेगम हजरत महल कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकला। फर्स्ट का करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय जाता है हरगोविंद को। हरगोविंद, इन्होंने ही जो है एक लड़ाकू सैनिक के रूप में सिखों को स्थापित करने का, बदलने का प्रयास किया। सिख समुदाय की स्थापना करने वाले जो थे संस्थापक, ये प्रथम गुरु थे गुरु नानक। इनका जो जन्म था, जन्म वो ननकाना साहब में हुआ। ननकाना साहिब जो अभी पाकिस्तान में भी है, ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ। आदि ग्रंथ को लिखा इन्होंने। जो दूसरे एक गुरु अंगद थे, ये दूसरे गुरु थे इस सिख धर्म के, इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। एक तो ये हो गए गुरु अंगद। उसके बाद गुरु रामदास जो थे, गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर की स्थापना, नींव रखी। अमृतसर शहर की, अमृतसर की नींव रखी थी, ठीक है, गुरु रामदास ने। ये ध्यान दीजिएगा। जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने जो सिख का पवित्र धर्म ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको अपडेट करने का काम किया। अपडेट किया, कुछ नई चीजें इसमें जोड़ी थी। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु नानक के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में रचना जो है गुरु नानक के द्वारा हुई थी और बाद में चल के इनको अपडेट करने का काम किया था। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि गुरु अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो था उसका समर्थन किया था और खुसरो ने अपने फादर यानी जहांगीर का विरोध किया था। इसलिए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मौत की सजा दी थी। जहांगीर ने मौत की सजा दी थी, ठीक है। ये गुरु अर्जुन देव जो पांचवें थे गुरु, इनको जहांगीर ने मौत की सजा दी। और एक थे गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर जो है, इनको औरंगजेब के द्वारा सजा दी गई थी। औरंगजेब के द्वारा मौत की सजा दी गई थी, मौत की सजा। तो दो सिख गुरु को दो मुख्य रूप से मुगल शासक ने हत्या की थी, ठीक है। और सबसे अंतिम और 10वें जो गुरु थे, 10वें गुरु और ये अंतिम गुरु जो थे सिख धर्म के अंतिम गुरु ये थे गुरु गोविंद सिंह थे। गोविंद सिंह, और इनका जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था, जिसको पटना साहिब कहते हैं। पुराना पटना वही था, ठीक है, पटना सिटी या पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है हमारे पास 2 का निकल के आता है ए। करेक्ट आंसर जो है 2 का निकल के आता है ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ड्रेन थ्योरी का संस्थापक कौन था जिसने भारत से इंग्लैंड में निरंतर धन गमन का खुलासा किया कि जो भारत का धन है वो लगातार इंग्लैंड चलता जा रहा है इंग्लैंड में, और भारत को इस बदले में कुछ पर्याप्त चीजें नहीं मिल पा रही है। ये कहने वाले दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ड्रेन थ्योरी दिया गया था। ड्रेन थ्योरी जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था।
पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने इस बात को कहा था। ठीक, जो बुक थी, इस बुक में इन्होंने इस बात को कहा था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक, ये प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, प्रथम भारतीय थे। और ये उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी की है। आरसी दत्त जो थे, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसे भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक माना जाता है, प्रथम पुस्तक माना जाता है। ठीक, तो ये था आरसी दत्त का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इन्होंने भी इस थ्योरी का समर्थन किया था कि भारत से धन जो है इंग्लैंड की ओर प्रवाह होते जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारे पास थर्ड का निकला ए। करेक्ट आंसर जो है ये थर्ड का हमारे पास क्या आया, ए आया। करेक्ट आंसर थर्ड का ए आया। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए 1916 के लखनऊ समझौते के विषय में कौन सा कथन सही है? 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ उसके दो हिस्से थे। लखनऊ जो समझौता होता है उस समझौता का दो हिस्सा था। एक हिस्से में हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होगा, और दूसरा था उदारवादी प्लस गरम दल के जो लोग थे, गरम दल, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जब समझौता हुआ तो इसमें कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, ठीक है, मुस्लिम लीग को, या ये कहें कि हिंदू और मुस्लिम को बिल्कुल अलग अलग यूनिट मानकर तब ये समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत किस बात पे सहमति बनी? सहमति इस बात पर बनी थी कि दोनों का मतलब यहाँ पे बात हो गई कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, दोनों ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार के माध्यम से कार्य करने का दबाव डालेंगे, ऐसा जो है दोनों सहमत हुए। और तब जाके दोनों एक हुए थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको कहेंगे कि संवैधानिक तरीके से जितनी बातें हैं इन सबको तुम पूरा करो, ठीक है, संवैधानिक तरीके से बात को पूरा करो। और इसी के लिए दबाव डालने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लोग दोनों एक हुई थी। उदारवादी और गरम दल जो 1907 के लखनऊ अधिवेशन में बाहर हो गए थे, 1907 के विभाजन में जो गरम दल को बाहर कर दिया गया था, फिर से एक बार उनको इसमें शामिल किया गया। तो लखनऊ समझौता यही था। और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में समझौता हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकल के आया कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ इसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग इकाई माना गया, ठीक है, और उनके बीच संवैधानिक तरीके से जो है सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार पे दबाव डाला जाएगा और भारत की एक बड़ी कम्युनिटी इसमें शामिल हो जाएगी, हिंदू और मुस्लिम। एक्चुअली में ये कहा गया था।
तो करेक्ट आंसर यहां पर निकलता है 4 का ए। करेक्ट आंसर जो है 4 का क्या है, वो ए है। करेक्ट आंसर जो है वो 4 का ए है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो 1985 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाला ए.ओ. ह्यूम नाम का एक सिविल अधिकारी था, जो रिटायर्ड अधिकारी था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, 1985। इसमें प्रथम जब अध्यक्ष की बात होती है, प्रथम अध्यक्ष, तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम सचिव की बात होगी तो ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे या महासचिव कौन थे? तो वो ए.ओ. ह्यूम ही थे जिन्होंने स्थापना की थी। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, हैं, प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। 72 प्रतिनिधि। ये मुंबई के गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में ये जो है सम्मेलन हुआ था। उसके बाद आइए, प्रथम अध्यक्ष तो हो गए, अब आते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और जब मद्रास में जो हुआ था, मद्रास में सम्मेलन 1987 में, उसमें बनाया गया था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात अगर आ जाए, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो ये हो गए आपके, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो गए आपके जॉर्ज यूले। और ये कहां? इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, इलाहाबाद में ये हुआ था। कब? 1988 में। तो ये भी पॉइंट हो गया, ठीक। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये थी एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय जो महिला अध्यक्ष थी, ये थी सरोजनी नायडू, ठीक है। 1925 कानपुर में संभवतः जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनाई गई थी। तो यहां सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। और होम रूल लीग में काफी महत्वपूर्ण काम करने के कारण से इनको बनाया गया था। और सरोजनी नायडू जो है ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछ रहा है, प्रथम भारतीय महिला नहीं पूछ रहा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 5 का सी, एनी बेसेंट होगा। 5 का सी, ठीक है, 5 का सी होगा। किस पूंजीपति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खजांची के पद पर काफी दिनों तक काम किया और 1930 तक जेल में भी गए? ये पूंजीपति थे जमनालाल बजाज जो है, ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में आया हुआ पूछा गया है, ठीक है, कि किस पूंजीपति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खजांची के पद पर काफी दिनों तक काम किया था। मतलब एक तरह से उनका सारा हिसाब किताब कांग्रेस का देखते थे, कैसे कितना आना जाना, चंदा वगैरह। और 1930 में वो जेल भी गए थे। तो ये जमनालाल बजाज का नाम यहाँ पे आता है। करेक्ट आंसर 6 का हमारे पास क्या निकला? बी। करेक्ट आंसर जो है 6 का बी, जमनालाल बजाज का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोगों पर अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, कुछ से कुछ लिख दिया यहाँ पे, निहत्थे लोगों पर लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ लिखना था काफी संख्या में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। ये एक्चुअली में क्वेश्चन है, ठीक है। वो घटना तो बाद में है कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी। तो ये थे पंजाब के 2 प्रमुख और लोकप्रिय नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। और इनको गिरफ्तार किया गया था रॉलेट एक्ट के तहत, ठीक है। रॉलेट एक्ट जिसका विरोध हुआ था, रॉलेट एक्ट के तहत, जो काला कानून कहा जाता है, काला कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून,
बिना अपील का कानून इसको कहा जाता है। यानी शक के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना और उसको जेल में डाल देना, ये रॉलेट एक्ट की कहानी थी। तो इसी रॉलेट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। देशव्यापी आंदोलन का आह्वान यहाँ पे किया था, देशव्यापी आंदोलन। और प्लस में यहाँ सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की गई थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना, जिसमें लोग एकजुट हों और उनको बताया जाए कि आंदोलन को कैसे करना है, 6 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जब इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई, तो इनके गिरफ्तारी के बाद लोग में आक्रोश था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। ये पंजाब का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। उसी बैसाखी के दिन सब लोग इकट्ठे हुए थे और यहीं पर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यहीं पर होता है, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर जनरल डायर के द्वारा बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, ठीक है। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की फिर जांच भी होती है और जांच के लिए यहाँ पर हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है। हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति बनाई जाती है। कांग्रेस के द्वारा भी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये समिति बनी और उस समिति के द्वारा जो है जांच की गई। फायदा कुछ नहीं हुआ। तो 7 का करेक्ट आंसर सी है। 7 का करेक्ट आंसर है सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हो या भारतीय स्मारक संरक्षण, या इसको भारतीय की जगह प्राचीन स्मारक संरक्षण भी लिख सकते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसकी बात हो। ये दोनों जो घटना थी, स्मारक संरक्षण अधिनियम और पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम, ये दोनों कर्जन के समय पर आया था। ये दोनों किसके टाइम पे आया था? तो ये कर्जन के समय पर आया था। कर्जन के टाइम पर ये आया था, ठीक है। ये भी और कर्जन के टाइम पे आया था ये भी, ठीक। ये दोनों याद रखिएगा। कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंगाल विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को भारत में जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल हुए, खास करके वायसराय, उसमें सबसे अलोकप्रिय वायसराय जो था, अनपॉपुलर, वो कर्जन ही था। अनपॉपुलर जो है वो कर्जन ही था। लॉर्ड वेलेस्ली के काल को जाना जाता है सहायक संधि के नाम से। सहायक संधि, सबसे महत्वपूर्ण काम इसका था सहायक संधि का, ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। और पहला कौन था सहायक संधि करने वाला? हैदराबाद था पहला जिसने सहायक संधि किया था, ठीक है। और दूसरा, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी किस लिए? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए शुरुआत की गई थी फोर्ट विलियम। हालांकि बाद में इसको बंद कर दिया गया 2 ही साल में, और इसकी जगह पर हेलेबड़ी लंदन में इसी प्रकार के सिविल सेवक के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक। सिविल सेवक, तो यहाँ पे हेलेबड़ी भी नाम आ जाए तो ये भी याद रखना है कि ये फोर्ट विलियम को बंद करके और हेलेबड़ी में जो है ये लंदन में शुरुआत की गई थी। क्या? फोर्ट विलियम, ये सिविल सेवक के प्रशिक्षण का संस्थान यहां से खोला गया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग का काल जो है, लॉर्ड विलियम बेटिंग का काल, यहाँ पे सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था इसने। सती प्रथा, ये सबसे महत्वपूर्ण काम इसका था, ठीक है। और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहलाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहलाता है। गवर्नर जनरल इसको कहा जाता है। और इसके समय में विधि आयोग का निर्माण हुआ था। विधि आयोग का निर्माण किया गया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
विधि आयोग का अध्यक्ष। तो इतनी सारी बातें इसमें थी। 8 का करेक्ट आंसर हमारा कर्जन होगा। कर्जन के समय पर ही दो चीजें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। ठीक है 8। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9 पे आइए। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। ये एक फालतू टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन को समझ पाना मुश्किल होगा यहाँ पे देखा जाए तो। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो कोई देशांतर गुजरता ही है, वैसे इसका आंसर तो जैसलमेर होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल टाइप के हो जाते हैं जिनमें बताना। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप अक्षांश और देशांतर के बारे में इस क्वेश्चन से कुछ नॉलेज ले सकते हैं। अक्षांश जो होता है, अक्षांश जो रेखा होती है, ये कुल संख्या जो है, इसकी कुल संख्या ये 181 होती है अक्षांश रेखा की। लेकिन इसमें यह भी बात है, यदि ध्रुवों पर ध्रुवों की रेखा को बिंदु माना जाए तो, क्योंकि होता यह है कि जो अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी अगर है तो इस तरह से वो खींची जाती है, तो ऐसे करके वो खींची जा रही है, फिर ऐसे, तो पोल पर आते आते वो एक बिंदु के रूप में सिमट जाती है इस तरह से। तो इस तरह से बिंदु को तो रेखा हम कह नहीं सकते हैं, तो बिंदु नॉर्थ पे भी और साउथ पे भी, तो ये दोनों रेखा को अगर माइनस कर दें कि ध्रुवों की रेखा को अगर बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश जो रेखा होगी ये आपके पास 2 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितनी होगी 179। अब क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। वैसे अगर उसको भी एक रेखा मान लिया जाएगा तो 181 हो जाएगा। ठीक है अक्षांश रेखा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि केवल भूमध्य रेखा ही एकमात्र अक्षांश रेखा है, एकमात्र अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। केवल कौन? एकमात्र भूमध्य रेखा। ठीक है भूमध्य रेखा ये वाली है ना, ये गोल घूम गई, आधा ऊपर आधा नीचे, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो मात्र एक अक्षांश ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर ऊपर नीचे, बाद बाकी कोई अक्षांश रेखा नहीं बांटेगी। ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देशांतर की बात करते हैं, देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा जो है इसकी कुल संख्या हो जाएगी, कुल संख्या एक तो प्राइम मेरिडियन हो गया और 180 यानी 361 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है इसमें से एक होता है प्राइम मेरिडियन, इसको प्रधान यामोत्तर भी कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर इसको कहते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर लिया जाता है, कहां से गुजरता है ये लंदन के ग्रीन बीच नाम की एक जगह से गुजरता है, ग्रीन बीच से गुजरता है। ठीक है और प्राइम मेरिडियन से ही टाइम जोन जो है इसको डिसाइड करने में आसानी होती है। पूरी दुनिया में टाइम जोन का डिसाइड प्राइम मेरिडियन के सहारे ही किया जाता है। ठीक है तो देशांतर के बारे में ये हो गया। अच्छा एक बात और है, प्रत्येक देशांतर जो रेखा है, देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक इतना पॉइंट तो हम जान ही सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 9 का निकल के आया, क्या? जैसलमेर। बट ये जो इंपॉर्टेंट है इसको आपको ध्यान में रखना है 9। ठीक है ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओके कर्क रेखा क्या है? कर्क जो रेखा है ये एक्चुअली में है 23 1/2 डिग्री क्या? उत्तरी अक्षांश ये है कर्क रेखा। और ये भारत के 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरेगी। 8 राज्यों में आपके पास राजस्थान तो आएगा ही, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पहले बिहार से होता था, बंटने के बाद झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, 8 राज्य हो गए। मिजोरम यहां से गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है, यहां से। तब इसमें कह रहा है किससे नहीं गुजर रही है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा मणिपुर से नहीं गुजरेगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास? सी हो गया, ठीक है। कर्क रेखा ये होता है, कर्क रेखा। मकर रेखा क्या होती है? मकर रेखा, मकर रेखा जो है 23 1/2 डिग्री क्या दक्षिणी जो अक्षांश है, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरण, सूर्य लंबवत जो है ये कब होता है? तो 21 जून को होता है, ध्यान दीजिएगा। मकर रेखा पर जो है ये सूर्य जो लंबवत होता है यानी सन की लाइट परपेंडिकुलर जो मकर रेखा पर पड़ेगी वो 22 दिसंबर लगभग होता है, ठीक है। कहीं कहीं 21 मिलता है, 21 22 दोनों, यहाँ पे तो 21 जून हो गया, 21 जून को होता है, ठीक ना, मकर रेखा पर। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर कर्क रेखा जो है सूर्य लंबवत हो गया, इसको कहते हैं समर सॉलिस्टिक कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको कहते हैं विंटर सॉलिस्टिक, सॉलिसाइड जो भी कहिए, ठीक है। विंटर सर्द का ये हो गया और वो हो गया समर का, ये दोनों होते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास 10 का क्या निकला? सी निकला, मणिपुर, ठीक है, करेक्ट आंसर है मणिपुर। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर ये वो दिन होता है जब सूर्य की किरण भूमध्य रेखा, भूमध्य यानी इक्वेटर, जो अक्षांश हुआ 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर लंबवत होती है, ठीक है, होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स का मतलब यह हुआ कि भूमध्य रेखा पर लंबवत होने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों डेट को, ठीक है, इक्विनॉक्स, दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है, दिन तथा रात की अवधि बराबर, अवधि 12 घंटे का अवधि बराबर होगी। कब? ये डेट है आपके पास 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है। इस दिन सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर लंबवत होगी, इसे इक्विनॉक्स कहा जाएगा। इक्विनॉक्स का मतलब युवा दिन और रात का बराबर होना, ठीक है, न दिन बड़ा होगा रात छोटी, न रात बड़ी होगी दिन छोटी, दोनों बराबर होंगे, ये इक्विनॉक्स कहलाता है। और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 10 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? सी। 10 का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों मिल जाते हैं? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ठीक है, ये तीनों जिस जगह पे मिलेंगे वो सबसे भारत का अंतिम पॉइंट होगा, मुख्य भूमि का। और वो जगह कहां है? ये जगह है कन्याकुमारी, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, भारत का जो क्षेत्र पूरा ये है, भारत उपमहाद्वीप जिसको हम कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है, कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है, ठीक है, इसको एक प्रायद्वीप के रूप में भी जानते हैं। प्रायद्वीप इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तीन और जो है जल अगर हो, जल से घिरा हुआ क्षेत्र हो, कोई जमीन कोई लैंड घिरा हुआ हो, तो ये एक्चुअली में क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। इसलिए भारतीय प्रायद्वीप भी कहीं कहीं उपयोग में आता है, क्योंकि तीनों तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ ये बंगाल की खाड़ी, एक तरफ आपका अरब सागर, और ये हिंद महासागर तो है ही। एक्चुअली में हिंद महासागर का हिस्सा ही ये दोनों है, ठीक है, लेकिन यहाँ जमीन के ऊपर उठ जाने के कारण से हिंद महासागर यहाँ डिवाइड हो गया और पानी इधर चली गई,
एक अरब सागर बना और एक बंगाल की खाड़ी के नाम से हम जानते हैं। है एक्चुअली वो हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये तीन तरफ से घिरा हो तो प्रायद्वीप कहलाता है, और चारों तरफ अगर पानी हो, बीच में कहीं कोई जमीन का हिस्सा हो, तो ये एक्चुअली में आइसलैंड कहलाता है। आइसलैंड, या इसको हम द्वीप के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भारत को द्वीप नहीं बल्कि प्रायद्वीप के नाम से जानेंगे, और इसीलिए क्योंकि ये तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। मिला कहां? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है ये तीनों चीजें मिल जाती है। इंदिरा पॉइंट क्या है? ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। भारत का कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी कौन सा है? सबसे उत्तरी की बात करें तो यह है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है, कौल कहां? लद्दाख में। लद्दाख में जो है ये सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। सबसे पूर्वी की बात की जाए, सबसे पूर्वी तो यह है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी, सबसे जो पश्चिमी है ये गुजरात में है, गोहाड़ मोती। गोहाड़ मोती गुजरात, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का, भारत के निर्धारण का, ठीक है, क्षेत्र का। करेक्ट आंसर 11 का आया सी। करेक्ट आंसर 11 का आया सी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? ये पूछ रहा है। देखिए, अजंता की जो श्रेणी है ये पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, ठीक है। अजंता की श्रेणी महाराष्ट्र के आसपास। और पश्चिमी घाट एक्चुअली में क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है, फॉल्ट स्कार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पश्चिमी घाट स्वयं में कोई इंडिपेंडेंट जो है पर्वत नहीं है स्वतंत्र रूप से, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। कौन? पश्चिमी घाट। और प्रायद्वीपीय पठार तो प्राचीन भूमि मानी जाती है धरती पर, प्राचीन भूमि है ना। गोंडवाना लैंड के हिस्से से ही काफी पहले प्री कैम्ब्रियन में ही इसका लगभग जो है डेवलपमेंट हो गया था, यानी विकास हो गया था। तो पश्चिमी घाट वाक्य से संबंधित अजंता श्रेणी है, तो ये तो काफी पुरानी हो गई, नई तो रही नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अजंता श्रेणी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। अब जरा दूसरा आते हैं पालकोंडा की श्रेणी। ये पालकोंडा की श्रेणी एक्चुअली में पूर्वी घाट में स्थित है, ठीक है। पूर्वी घाट जो है ये एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण होगा, माउंटेन का उदाहरण है, यानी पुराना वलित पर्वत का उदाहरण है हमारे पास पूर्वी घाट पर्वत, जो अब काफी घिस पिट गया है। क्यों घिस पिट गया? क्योंकि नर्मदा हो गई, गोदावरी हो गई, ठीक है, सॉरी नर्मदा नहीं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार की नदियां जो होती है इसने इसको बीच बीच से काट के लगभग बराबर कर दिया है जमीन के। तो पूर्वी घाट ऐसा पहाड़ के जैसा दिखता नहीं है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन काफी पुराना है, तो ये भी प्री कैम्ब्रियन काल का ही बना हुआ है। तो पालकोंडा श्रेणी वहीं की है, ये भी नवीन पर्वत में नहीं आएगा, ये जो है पुराना पर्वत में आएगा। हमारे देश में अगर नवीन पर्वत की बात की जाए, न्यू फोल्डेड माउंटेन की यानी नवीन वलित पर्वत अगर किया जाए तो इसमें से सबसे बेस्ट आंसर आएगा किसका? हिमालय का सबसे बेस्ट आंसर आएगा। ओलिगोसीन काल में इसका जो है, ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, प्रारंभ हुआ और उसके बाद मायोसीन तथा प्लायोसीन काल तक आते आते इसका निर्माण पूरा हो गया। प्लायोसीन काल तक आते आते इसका निर्माण क्या हो गया? पूरा हो गया। हिमालय का सबसे निचला क्षेत्र जो है जिसको शिवालिक कहते हैं, उसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ, शिवालिक। तो इस प्रकार सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र हिमाद्री, उसका ओलिगोसीन से लेके प्लायोसीन तक हुआ। और यही जो है, हाँ अभी है, 12वें क्वेश्चन है।
ठीक है, मायोसिन प्लायोसिन, ठीक ना, ये था। तो इसलिए ये तो होगा नहीं। पटकोई श्रेणी, इसका करेक्ट आंसर है पटकोई श्रेणी जो है ये बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, और भारत की सीमा पर है, और हिमालय की तरह ये एक न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर 12 का क्या निकला? सी निकला। करेक्ट आंसर जो 12 का है वो सी है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या निकला आपके पास? सी आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की ओर। डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की चोटी है, और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। यहां देख लो, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो वो है डोडा बेटा। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। और नीलगिरी पहाड़ी में क्या होता है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट क्या होते हैं? मिल जाते हैं, आके मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां आके मिलते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है, अन्नामलाई, इसकी चोटी है अनाईमुडी। सबसे ऊंची चोटी यही है, किसकी? अन्नामलाई की। और ये अन्नामलाई पश्चिमी घाट का हिस्सा है। सह्याद्री का हिस्सा है। पश्चिमी घाट को क्या सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री का हिस्सा है। ठीक, अनाईमुडी। और ये अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी तो हो ही गई अन्नामलाई की, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। ऊंची चोटी जो है वो यही है। ठीक है, यही है। जहां तक विंध्याचल श्रेणी की बात है, विंध्याचल श्रेणी का जो निर्माण ये कैम्ब्रियन काल में हुआ। कैम्ब्रियन काल में इसका मुख्य रूप से निर्माण किया गया। कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। विंध्याचल श्रेणी का तो काफी पुराना ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का ये काम कर, दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पहाड़ है, अलग करने वाला जो श्रेणी है, वो एक्चुअली में क्या है? विंध्याचल की श्रेणी है। ठीक है, विंध्याचल की श्रेणी है। अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें, तो भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, मध्य प्रदेश से निकल के हम आ गए बिहार तक, कैमूर श्रेणी, फिर पारसनाथ हम चले गए झारखंड तक। झारखंड, ये जो सीरीज है, ये जो पहाड़ है, ये सब विंध्याचल का ही है। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है कि विंध्याचल श्रेणी में पश्चिम से पूर्व जब हम जाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? तो पहले भारनेर का पहाड़ मिलेगा, फिर कैमूर का, और उसके बाद पारसनाथ झारखंड का मिलेगा। और कुल लंबाई अगर देखें हम, जहां से ये शुरू हुई है और जहां खत्म होती है, तो लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में ये विंध्याचल श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है वो हमारे पास निकल के आ रहा है 13 का सी। 13 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, सी आ रहा है। फोर्टीन पे आइए। भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में है, कहीं कोई डाउट नहीं है। भारत की जो शांत घाटी है वो कहां है? केरल में है। ठीक है, केरल। तो 14 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला? बी निकला। सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? देखिए, सियाचिन हिमनद जो है ये लगभग 76 किलोमीटर की लंबाई वाला सबसे बड़ा ही हिमनद एक तरह से कहेंगे इसको। ठीक है, और ये जो है काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसका हिस्सा है, जहां पर भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी में है। ऊंची चोटी K2, या इसी को क्या कहेंगे? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जानेंगे, ऑस्टिन। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है।
तो काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा ये सियाचिन हिमनद है, ठीक है, और ये लद्दाख में है, लद्दाख में है, ठीक। अब वहां पर पर्टिकुलर जगह का नाम ये दिया हुआ है, ठीक ना, तो पर्टिकुलर जगह यहां पर नुब्रा घाटी है, ठीक, नुब्रा घाटी, करेक्ट आंसर 15 का सी है। अब ये नुब्रा घाटी है कहां, अगर देखा जाए तो ये नुब्रा घाटी जो है ये श्योक जो सिंधु की एक सहायक नदी है तथा एक वहां की लोकल नदी है नुब्रा, नुब्रा, ठीक है, नुब्रा, श्योक तथा नुब्रा के मध्य जो है ये नुब्रा घाटी स्थित है, के मध्य स्थित है, और यहीं पर ये सियाचिन जो है हिमनद होता है, ठीक है। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में, तो सियाचिन पर कई क्वेश्चन आएंगे। सियाचिन कहां, किस केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख में, किस श्रेणी का हिस्सा, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा, और किस घाटी में, तो नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी बनती किससे है, श्योक और नुब्रा जो है नदी के मध्य है ये, ठीक, तो इससे बनती है अक्साई चीन। अब इसमें से सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोर ग्लेशियर है, बाल्टोर है, बियाफो है, बियाफो, बाल्टोर, ये सभी ग्लेशियर भी जो हैं ये काराकोरम श्रेणी के ही हिस्से हैं। तो मैं इसको यहां से जोड़ देता हूं, ये सभी जो ग्लेशियर हैं ये भी काराकोरम श्रेणी के ही हिस्से में ये सारे आते हैं, ठीक है। बियाफो हो गया, बालाटोर हो गया, ये सभी, ठीक। तो करेक्ट आंसर 15 का हमारे पास निकल के आ गया नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में 15 का करेक्ट आंसर जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को पता होगा वैसे कि भारत की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो हमें प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें ये वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। 1 जून से लेकर ये शुरू होती है, प्रारंभ होती है, और मुख्य रूप से सितंबर तक इसका टाइम माना जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। हम अपना जो सिस्टम है इंडिया का, इसके हिसाब से जो मानसून है इसको हम, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व जो वर्षा है इसमें ले सकते हैं, और मानसून पूर्व वर्षा से 10% वर्षा टोटल प्राप्त होती है भारत को। इस मानसून पूर्व वर्षा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे आम्र वर्षा, आम्र वर्षा कहते हैं कहां, केरल में, केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। कॉफी, कॉफी वर्षा, कॉफी वर्षा, या चेरी ब्लॉजम, चेरी ब्लॉजम ये कहा जाता है कहां, तो कर्नाटक में, कर्नाटक में कहा जाता है ये, ठीक। दो तो ये हो गया। तीसरी बात ये, 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरे नंबर कि ओडिशा में, ओडिशा में इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है, नॉर्वेस्टर। बंगाल में इसी को काल वैसाखी कहा जाता है, काल वैसाखी कहा जाता है। तो ये कुछ अलग अलग नेम होते हैं प्री मॉनसून के, ठीक, मॉनसून पूर्व के। 10% वर्षा इससे हमारी प्राप्त होती है। फिर मॉनसून जो एक नॉर्मल मॉनसून है उससे हम 74% वर्षा प्राप्त करते हैं, जो ये 1 जून से सितंबर तक होता है। उसके बाद फिर एक तीसरा भाग बनेगा इसका लौटता मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून, मॉनसून, और इससे लगभग 13% वर्षा भारत प्राप्त करता है। इसमें ध्यान रखिए कि लौटते हुए मॉनसून में आपको अक्टूबर और नवंबर में ओडिशा, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र में वर्षा होगी अक्टूबर नवंबर में। और नवंबर दिसंबर जो ठंड का मौसम होता है, यहाँ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ये लौटते हुए मॉनसून से होती है। ठंड में तमिलनाडु में वर्षा लौटते हुए मॉनसून से होती है। नवंबर दिसंबर का टाइम होता है। अक्टूबर नवंबर ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। चूंकि सितंबर अभी है, मॉनसून अब लगभग समाप्ति की ओर है, ठीक है। तो अब जो बारिश होगी उधर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, वो कुल भारत के बारिश का 13% प्राप्त होगा लौटते हुए से।
ओरिजिनल मानसून से 74%। हालांकि ये घटते बढ़ते रहता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मोटा मोटी ये होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर 16 का क्या निकला? सी निकला। सी जो है 60 का करेक्ट निकला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको सोनार कहते हैं। सोनार, सोनार इसको कहा जाता है साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसको कहा जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसमें अल्ट्रासोनिक वेव पराश्रव्य तरंग का पराश्रव्य तरंग जो है इसको उत्पन्न किया, और पराश्रव्य तरंग का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंग जो है चमगादड़ जिसको हम कहते हैं बैट, ये पराश्रव्य तरंग चमगादड़ उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिए, उत्पन्न करती है, करती है। ठीक है, करती है। तो सोनार जो है इसका मुख्य काम जो है यह है समुद्र की गहराई का या डूबी हुई वस्तु का पता लगाना। यहां अगर क्वेश्चन आ जाए कि समुद्र की गहराई का पता कैसे चलेगा, समुद्र की गहराई का पता कैसे चलेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है फायदोमीटर। फायदोमीटर, फायदोमीटर से भी समुद्र की गहराई का पता चलता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, समुद्र की गहराई जो है, गहराई इसकी जो इकाई होती है उसकी इकाई फैदम ही होती है। यानी समुद्र की जो गहराई होगी उसको किलोमीटर और मीटर में नहीं माप के फैदम में मापा जाता है, और समुद्र की गहराई फैदोमीटर से नापी जाती है। ठीक, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो 17 का हमारे पास आया वो क्या है? सी। 17 का करेक्ट आंसर है सी, यानी सोनार। सोनार। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। हवाओं की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ विंड्स। जन्मेजय कुमार का कहना है क्वेश्चन करने का टाइम दीजिए। आप क्वेश्चन किए हुए हैं ना, जो टेस्ट यहाँ पे होता है वो टेस्ट आपने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कशन करवाते हैं आपका, पहले से नहीं करवाते। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो एनर्जी ऑफ विंड्स, जो हवा होती है, हवा के पास कौन सी एनर्जी होती है? हवा हमेशा तेज गति में मोशन में होती है। ठीक है, मोशन में हवा होती है, मोशन, और मोशन के कारण से यानी गति के कारण से जो ऊर्जा किसी वस्तु में होगी वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानेंगे। काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हवा में जो ऊर्जा होगी फॉर्मूला इसका होगा हाफ mv², हाफ mv²। ठीक है, और किसी वस्तु की स्थिति या उसके विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है, विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के नाम से इसको जाना जाता है, स्थिति या विन्यास के कारण। जैसे स्प्रिंग में जो ऊर्जा होगा, स्प्रिंग में एनर्जी, क्योंकि वहां पर हमने स्प्रिंग को खींच के उसके विन्यास को चेंज कर दिया है ना, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, जहां पे जल जनित संयंत्र जो होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में जो जल को सिंचित किया जाता है, टैंक में जल में सिंचित ऊर्जा, सिंचित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दिया। तो स्प्रिंग में ऊर्जा हो जाए, हाइड्रो पावर प्लांट में जल में सिंचित ऊर्जा हो जाए, ये सब पोटेंशियल है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा हाफ mv², कोई भी दौड़ रहा है, चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी। तो हवा की ऊर्जा यहाँ कौन सी? काइनेटिक। 18 का करेक्ट आंसर क्या? बी। बी। ठीक है, बी होता है। ठीक ना, 18 का करेक्ट आंसर बी है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। भारहीनता होती है, भारहीनता का मतलब देखिए, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जितने बल से खींचेगी वही जो है अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, खींचेगी, वही वस्तु का भार कहलाएगा। वस्तु का भार कहलाएगा। इसका मतलब भार यानी वेट, वेट बराबर में फोर्स, वो बल होता है पृथ्वी जिससे किसी वस्तु को खींचती है। इसीलिए
दोनों की जो यूनिट है एक ही होगी, वो आप न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स है और इस वेट का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। और अगर गुरुत्वाकर्षण, ये कह रहा है कि वेटलेसनेस किसको कहते हैं, वेटलेसनेस का मतलब होता है, यानी भारहीनता का मतलब होता है जब W 0 हो जाए, किसी वस्तु का वेट 0 हो जाए। वेट होने का मतलब पृथ्वी उस पर फोर्स नहीं लगा पाए। कब नहीं पृथ्वी फोर्स लगाएगी, जब पृथ्वी के पास खींचने वाली शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति 0 हो जाएगी, तब वो बल नहीं लगाएगी। और जब बल नहीं लगाएगी तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा, भार 0 होगा तो उसको भारहीनता कहेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला, 19 का ए। 19 का करेक्ट आंसर क्या निकला, ए निकला। वेटलेसनेस का कंडीशन कहां होता है, जब ग्रेविटी जो है, ठीक है, वो 0 हो जाती है, ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाती है, 0। तो 19 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या आया, ए आया। 20, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाएगा। यहां नेफ्थलीन शब्द आ गया। अब नेफ्थलीन कैसा पदार्थ होता है, नेफ्थलीन ऐसा पदार्थ होता है कि जब इसको गर्म किया जाएगा तो सीधे ये ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगी, बिना द्रव में परिवर्तित हुए। तो ऐसा कोई पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपात। ऊर्ध्वपात पदार्थ इसको कहते हैं, ठीक है। सब्लिमेट सब्सटेंस इंग्लिश में कहते हैं, सब्लिमेट सब्सटेंस कहा जाता है इंग्लिश में। और ऐसे एक सब्सटेंस के वर्ड नेफ्थलीन नहीं होता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये आपको याद रखना पड़ेगा, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, कपूर जिसको कैम्फोर कहते हैं, आयोडीन, 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 और ये नेफ्थालीन, नेफ्थालीन। ये सारे जो पदार्थ हैं, ये सभी का गुण यही है कि जब इसको गर्म किया जाएगा तो वो ठोस से गैस में बदल जाएगा, सीधे ठंडा करने पर गैस से फिर ठोस में आ जाएगा। तो इस प्रकार इस पदार्थ को ऊर्ध्वपात कहते हैं। और जब इसमें कोई मिश्रण होता है, उसको जब अलग करते हैं गर्म करके एक को दूसरे से, तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन के नाम से जानी जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, डिस्टिलेशन, इसमें भी मिश्रण के अवयव को अलग करते हैं। मिश्रण के अवयव को अलग करेंगे। अलग करने की ये विधि होती है जब अवयव के मध्य बॉइलिंग पॉइंट में अत्यधिक अंतर हो, अत्यधिक अंतर हो। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब, अगर एक मिश्रण XY आपके पास है, X का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और Y का है 20 डिग्री, तो 80 का अंतर है। इस प्रकार के पदार्थ में XY को अलग करने के लिए, अशुद्धि को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन या आसवन विधि का उपयोग होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक और, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसपे क्वेश्चन सबसे अधिक आता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं, प्रभाजी आसवन विधि। और ये क्या होता है प्रभाजी आसवन, ठीक है, जब ये वाला कंडीशन उल्टा हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट में अत्यधिक अंतर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में न्यूनतम अंतर हो, न्यूनतम अंतर हो, तब इस प्रकार के मेथड का उपयोग करते हैं। और इसकी सहायता से पेट्रोलियम पदार्थ के अवयव को अलग अलग किया जाता है, अवयव को अलग अलग किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, वैक्स यानी मोम, इन सब चीजों को अलग अलग निकालना, ये कहलाता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि से होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पे निकल के हमारे पास क्या आया, ऊर्ध्वपातन 20 का ये। ठीक, किसका डी होगा आलोक, किस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है, ए है। जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है। देखिए, जंग जब लगने की घटना होती है तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहली बात तो ये। दूसरी बात, जंग के लिए आर्द्रता का होना आवश्यक है, आर्द्रता का होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है कि इसमें
रंग का परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोहा जो है जब इसमें जंग लगेगा तो ये भूरा हो जाएगा। चांदी जो है ये अपने कलर को खो के ब्लैक बन जाती है, काला। कॉपर यानी तांबा में अगर इस प्रकार की घटना हो रही है, तांबा में जो उसका ओरिजिनल कलर है वो हट जाता है और वो हरी हो जाती है, हरा कलर। तो इस प्रकार से कलर का परिवर्तन भी होता है किसमें, जंग लगने में। ठीक है, इसको हम कोरोजन भी कहते हैं, रस्टिंग भी कहते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके धातु जो होती है वो कमजोर होती चली जाती है। इस रस्टिंग में कमजोर होती है, मतलब हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं जहां उसका उपयोग पहले से हो रहा था। अब इसमें विवाद हमेशा रहता है, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होगा। ठीक है, कौन सा परिवर्तन होगा, तो जब लोहे में जंग लगेगा Fe+H2O+O2, हवा में हमने छोड़ दिया आयरन को, उसमें कुछ आर्द्रता की मात्रा थी। ठीक है, और तब जो है FeOH3 यहां जो बन के निकलता है ये एक्चुअली में जंग कहलाता है मुख्य रूप से। तो ये लोहे के परत के ऊपर ये जमने लगता है, और लोहे के परत के ऊपर जब ये चीजें आएगी तो लोहे के वजन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब तक जंग लगता रहेगा तब तक तो लोहे का वजन जो है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बाद में चल के क्या होगा कि वो लोहा तो पूरा खोखला हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर वो पूरा का पूरा टूट जाता है और अंत में हम कहेंगे कि लोहे का जो वजन है, वेट है, वो घटता भी है। ठीक है, कब, जब जंग लगने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। हालांकि समाप्त तो नहीं होगी, बीच में ही हम उस लोहे का यूज करना चाहें तो उसका वजन घटा हुआ हमें महसूस होगा। लेकिन जंग लग रहा है उसमें लगातार, तो यह जो भार है, ये जो वेट है, वो हमेशा क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर सबसे बेस्ट जो है ए, कि लंबे समय तक बढ़ता है। क्योंकि जंग लगना एक बार लोहे में शुरू होता है तो फिर वो बंद नहीं होता जब तक कि उस पर हम कोई प्रक्रिया ना अपनाएं। और प्रक्रिया क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन या गलवनीकरण की प्रक्रिया होती है। गलवनीकरण जो है इसकी प्रक्रिया होती है, जिसमें लोहे के ऊपर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। जस्ते का परत जो है ये चढ़ाया जाता है, ये प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ठीक, ये प्रक्रिया जो है वो गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। इसका ऑफिशियल सी है, क्वेश्चन कौन सा ये बताओ ना। 21 का सी, 21 का, अच्छा एक मिनट, क्या ऑफिशियल, ऑफिशियल क्या है, ये तो वही पूरी बात हुई कहां है, सुनो तो सही मेरे दोस्त, अभी मेरी बात सुनो। ऑफिशियल आंसर कहां से आता है, दिक्कत ये है, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये लंबे समय तक बढ़ेगा। ये ऑप्शन मैंने लगाया। ठीक है, आप जिस ऑफिशियल आंसर की बात कह रहे हैं वो बीपीएससी का है, और मैंने जो आंसर दिया है ना, ये एक्चुअली में देखा जाए तो यूपी पीसीएस वाले में दिया गया। मैं किससे लड़ाई करूं, किसको कहूं कि चुपचाप रहना है। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इस पर विवाद हमेशा रहा है और अलग अलग एजेंसी के द्वारा इसमें अलग अलग आंसर दिया गया है। ठीक है, आप लोग अगर 21 का सी लगाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति इस पे नहीं है, आप सी भी लगाइए। यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ये तभी घटने वाली घटना होगी जब लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम रोकने के लिए चलेंगे, तब हम कहेंगे कि वो घटता है। अगर लोहा कहीं पड़ा हुआ है, उसमें जंग लगता जा रहा है, जंग लगते रहेगा, वेट उसका बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर ये भी है और क्वेश्चन का आंसर सी भी है। एजेंसी ने अलग अलग आंसर दिए हैं। बीपीएससी ने सी आंसर भी दिया है करेक्ट करके अपना, पहले वो ए देता था फिर सी। यूपी पीसीएस ने ये भी आंसर दिया है, तो इसलिए दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। एक आध क्वेश्चन में ऐसा विवाद होता ही है। ठीक है, इसलिए अपना जो भी आपको लगे वो समझ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है इसमें। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत जो है विवाद होते रहता है। तो करेक्ट आंसर 21 का हम ले रहे हैं ए। ठीक है, ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22, जीर्ण होने की प्रक्रिया यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया का जो स्टडी है, अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, वो जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बूढ़े होने की प्रक्रिया का जो अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक, इसको जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। एथनोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन कल्चर की स्टडी की जाती है। ह्यूमन कल्चर है ना, मानवीय संस्कृति जो है उसकी स्टडी की जाती है, मानवीय संस्कृति की।
एक ग्रुप दूसरे ग्रुप इन सब की स्टडी होती है और उसमें तुलना भी होता है, ये एथनोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है इसको हिंदी में हम मानव शास्त्र कहते हैं। इसमें जब से मानव का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उत्पत्ति हुई मानव की, ठीक है, उत्पत्ति से लेके और फिर विकास तक, अभी तक की पूरी स्टडी आपकी क्या कहलाएगी, ये मानव शास्त्र के नाम से या एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानी जाएगी। तो 22 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला, ए निकला। एथनोलॉजी में ह्यूमन कल्चर की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी में भी ह्यूमन कल्चर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट इसमें कॉमन होगा, ठीक है, इंक्लूड होगा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक, पूरे मानव शास्त्र का अध्ययन होता है जब से इसकी उत्पत्ति हुई तब से लेके। अब भाई इसमें क्या करूं मैं, ये तो एक लड़ाई वाली बात हो जाती है ना कि सी किए से किए। देखिए दोनों आंसर है। अच्छा बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो सी दीजिए, बस कन्फर्म मैं ये करता हूं, बिहार के एग्जाम के लिए आप सी दें, उसके बाहर के एग्जाम के लिए सी या ये कुछ भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार के एग्जाम में आप सी ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीपीएससी ने आंसर दिया है, ठीक है। तो इस पर इतना ही करके चलिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा विवादित होता है जो सब दिन विवादित ही रह जाता है, कितना भी उस पर आप चर्चा कर लीजिए, ठीक है ना, तो इसी प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, ध्यान दीजिए। जब पेड़ पौधे का विकास हुआ, क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हुआ, तब जाके ऑक्सीजन की शुरुआत हुई, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते थे और फिर ऑक्सीजन को छोड़ते थे, तो वहां से ऑक्सीजन जो है वो हमारे वायुमंडल में आया, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। तो ऑक्सीजन पहले उत्पन्न नहीं था, हमारे यहां अनुपस्थित था, ठीक है, अनुपस्थित था। मीथेन गैस कहां से निकलेगी, मीथेन गैस सबसे अधिक निकलेगी धान के खेत से, ध्यान दीजिएगा, धान के खेत से, और दूसरा दलदली क्षेत्र से। दलदली क्षेत्र जो होता है वहां से काफी अधिक मात्रा में क्या होती है, मीथेन गैस निकलती है। मीथेन एक हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के काम में आती है। हरित गृह गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आएगा, वाटर वेपर, वाष्प, ये भी हरित गृह गैस में आता है। ये भी क्या होता है, हरित गृह गैस में आता है, ठीक। यहाँ एक कंफ्यूजन ध्यान दीजिएगा, हरित गृह गैस में कभी कभी ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड देता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, नहीं आता है, मैं बार बार इसको काट रहा हूं, ठीक है, वो हमारा संभव नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल के आया, 13 का सी। 13 का करेक्ट आंसर आ गया सी। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। अच्छा, ढूंढ निकाला है, पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, फंगी की, प्लांट की, कीट की। सबसे देखिए, सबसे अधिक संख्या इंसेक्ट की ढूंढी गई है, हालांकि रिसर्च चलते रहता है, ठीक है, प्लांट की भी ढूंढी जा रही है, फंगी की भी ढूंढी जा रही है, कीट की भी ढूंढी जा रही है, लेकिन सबसे अधिक जो ढूंढी गई है वो इंसेक्ट की, अभी तक के अकॉर्डिंग, ठीक, सबसे अधिक विभिन्न प्रकार के कीट की जानकारी हमें मिलती है। 24 का करेक्ट आंसर है बी, बी, ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है, इनको नौसेना का प्रमुख बनाया गया है, ठीक है, नौसेना का प्रमुख जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। 33 का करेक्ट जो आंसर हमारे पास है वो क्या है, सी है। 33 का करेक्ट आंसर सी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया, किस राज्य में किया, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। 34 का करेक्ट आंसर सी है, पश्चिम बंगाल में किया गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। रीसा जो है ये एक आदिवासी पोशाक है, आदिवासियों के द्वारा पहना जाता है। अब इसको जो है मार्केट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सरकार जो है इसको प्रमोट करना चाह रही है, ठीक है, उसको जीआई टैग दिया गया। तो ये करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। 35 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, त्रिपुरा, ठीक है।
35 का करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का मूल्यन किया है? मुद्रा का मूल्यन, डिवॉल्यूशन, यानी अपनी मुद्रा की कीमत को कम कर देना, ये काम किया गया है मिस्र के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा। इजिप्ट की जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ हो गई थी, खास करके रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई थी उसके बाद काफी प्रभाव पड़ा था उस पर। तो इसलिए जो है मिस्र, जो इजिप्ट है, उसने अपनी मुद्रा का क्या किया? मूल्यन किया। 36 का करेक्ट आंसर सी निकला। 36 का जो करेक्ट आंसर हो आपके पास क्या आया है? सी आया है। ठीक है। किस देश की महिला क्रिकेटर एम्मी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? महिला क्रिकेटर एम्मी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता। आयरलैंड की है ये। एम्मी हंटर जो है कहां की है? ये आयरलैंड की है। ठीक है, आयरलैंड की है और इसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 का जो है अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एपी में बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद पनगढ़िया को। अरविंद पनगढ़िया जो है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 39 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास आया ए। और एम्मी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? एम्मी अवार्ड एक्चुअली में यूएसए में दिया जाता है, यूएसए में, और खास करके टेलीविजन प्रोग्राम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके बीच ये वितरित होता है। तो यहाँ इंडिया में एकता कपूर जो भारत की हैं, इनको जो है दिया गया है, प्रथम भारतीय महिला ये बनी है जिनको एम्मी अवार्ड दिया गया है। तो 40 का करेक्ट आंसर आपके पास सी आया। 40 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है। सी जो है 40 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये किया गया है जामनगर में। ठीक है, जामनगर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जो स्थित किया गया वो कहां? जामनगर में किया गया। 48 ये है। 49 निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ये जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है, स्पॉट, इसकी ये पूरी दुनिया में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है और पाए जाने की संभावना होती है, उसको हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो लगभग 25 हॉट स्पॉट हैं। 4 तो भारत या भारत से संबंधित ही है। कहने का मतलब ये हुआ, एक कौन सा? हिमालय का क्षेत्र, हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र, एक ये हो गया। दूसरा कौन सा? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट या सह्याद्री का क्षेत्र। तीसरा कौन सा? इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा का क्षेत्र जो है, ठीक है, ये वाला। अब इसमें पूरा ये भारत में ही नहीं है, भारत का भी हिस्सा है और बर्मा का भी है, यानी म्यांमार जिसको हम कहते हैं, म्यांमार जिसको कहते हैं, अभी नाम है इसका म्यांमार। तो इंडो बर्मा क्षेत्र जो हुआ ये भी एक सबसे बड़ा हॉट स्पॉट चुना गया है पूरी दुनिया में, तीसरा। और एक चौथा जो है ये है एक्चुअली में सुंडालैंड जिसको हम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मन्नार की खाड़ी जो है, बंगाल, ये भारत, श्रीलंका का क्षेत्र जो है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र, इन पूरे को अगर देख लें समुद्री इलाके में तो इनको हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया है। तो भारत में कुल 4 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आ गया? तो करेक्ट आंसर तो बी आ गया, पश्चिमी घाट का। सुंदरबन है नहीं, मानस है नहीं, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कुल हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, बायोडायवर्सिटी किसी क्षेत्र में कब बचेगा? क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन आप दीजिएगा कि मानवीय हस्तक्षेप यदि न्यूनतम है तो वहां पर संभावना अधिक बनती है कि बायोडायवर्सिटी बची रहेगी। कहां?
जहां मानवीय हस्तक्षेप क्या है, न्यूनतम है। ठीक, तो करेक्ट आंसर 49 का क्या निकला, बी निकला। 49 का करेक्ट आंसर बी आया। 50, जलवायु परिवर्तन किस किस कारण से होता है। ग्रीन हाउस गैस से जलवायु परिवर्तन होता है, ओजोन परत के क्षरण से भी होता है, प्रदूषण से भी होता है। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ, करेक्ट आंसर हो गया एक से अधिक। ओजोन जो परत है, ओजोन परत का क्षरण, इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेवार होगी, तो इसके लिए मुख्य रूप से CFC एंड NO2। ठीक है, मुख्य रूप से CFC में भी कौन, तो क्लोरीन का मोलेक्यूल, क्लोरीन का अणु, ये जो है जिम्मेदार होता है ओजोन परत के क्षरण के लिए। ठीक है, क्लोरीन का अणु। ओजोन की मोटाई को, ओजोन जो है, ओजोन की मोटाई जो है इसको किस में मापेंगे, तो इसको डॉब्सन में मापते हैं, डॉब्सन इकाई, डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन यूनिट में जो है ओजोन की थिकनेस को, मोटाई को मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। और ये ओजोन क्षरण किस लेयर में, तो ये समताप मंडल में है। समताप मंडल, समताप मंडल में जो ओजोन है, O3 जिसका फॉर्मूला होता है, इसके क्षरण से संबंधित ये सारी बात है। और यहां एक बात और ध्यान रखना है, यदि ओजोन का निर्माण क्षोभ मंडल में हुआ, क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, क्षोभ मंडल यानी पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर में होता है, तो यह मानव के लिए हानिकारक है, मानव के लिए हानिकारक होता है। ये वाला ओजोन तो लाभदायक है, जो अल्ट्रा वायलेट किरण को रोकती है, लेकिन जो क्षोभ मंडल में ओजोन बनेगा, अस्थाई ही बनता है, ये मानव के लिए हानिकारक होता है, एक प्रदूषक भी कहलाता है। ठीक है, इस ओजोन से के संपर्क में आने पर आंख में जलन हो जाएगी, लाल हो जाएगा, इस सारी घटना होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हमारे पास निकला, एक से अधिक। 50 का करेक्ट आंसर निकला एक से अधिक। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर एक और सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।